हाय एवरीवन। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन केमिस्ट्री केमिस्ट्री क्लासेस। सो दोस्तों, यहाँ पे हम अपने आइसोमेरिज्म वाले पोर्शन को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हमने बात की थी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की, राइट। जहाँ पे हमने बात किया थी चेन आइसोमेरिज्म की, पोजीशन, फंक्शनल ग्रुप, है ना। देन मेटामेरिज्म एंड टॉटोमेरिज्म, इन पांचों आइसोमेरिज्म को हमने समझा था। आई होप आपको वो सारी चीजें क्लियर है। यहाँ पे हम कंटिन्यू करेंगे सेकंड पार्ट। जो सेकंड टाइप था वो कौन सा था आपका, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, उसको हम यहाँ पे समझेंगे। तो देखो, स्टीरियो आइसोमेरिज्म होती क्या है, तो समझना सिंपल डेफिनेशन से कि स्टीरियो आइसोमर्स हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड द सेम स्ट्रक्चर, बट दे डिफर इन कॉन्फ़िगरेशन। दैट मीन्स कि उनका क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और स्ट्रक्चर सेम रहेगा, बस क्या अलग अलग होगा, उनका अरेंजमेंट ऑफ एटम्स अलग अलग हो जाएंगे। जैसे आप इस एग्जांपल में समझ सकते हो, आप यहाँ पे देखो, इसमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, वो इसमें भी है। अब इसमें देखोगे तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के एक साइड क्या है, दोनों CH3 हैं, और दूसरे साइड दोनों क्या है, हाइड्रोजन है। ठीक। और जब हमने इसका दूसरा स्ट्रक्चर बनाया तो हमने क्या किया, देखो, एक CH3 को उठा के नीचे तरफ कर दिया। तो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, उसको हम बोलेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म, राइट। तो इस तरीके से डबल बॉन्ड, पहले वाले में डबल बॉन्ड के एक साइड क्या है, दोनों CH3 है। दूसरे वाले में जब आप देखोगे तो एक H और एक CH3 वहां पे एक साइड में है, राइट। तो हुआ क्या, स्ट्रक्चर सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है। बस हमने क्या कर दिया, इन एटम्स का अरेंजमेंट जो था 3D में उसको अलग अलग कर दिया। तो इसको हम बोलेंगे आपस में क्या है, स्टीरियो आइसोमर्स, राइट। किस टाइप से हम इनको नेमिंग करेंगे, क्या होते हैं वो हम अभी देखेंगे इसको, इनके टाइप्स में। तो स्टीरियो आइसोमर्स कितने टाइप के होते हैं, आपको बताया था हमने, दो टाइप के थे। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, इन दोनों को हमें यहाँ पर डिटेल में समझना है। क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, है ना। तो जब हम बात करेंगे जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की, तो होता क्या है समझना। तो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में सबसे पहले आपको इसकी कंडीशंस ध्यान रखनी है। पहली कंडीशन है कि रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन मस्ट बी प्रेजेंट। इसका मतलब क्या है समझना। जैसे हमने आपको बात की कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, तो क्या है, इस कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन में क्या होगा, ये जो बॉन्ड है ना वो रोटेट होता रहता है। ये जो बॉन्ड है वो क्या हो सकता है, अपने एक्सिस के लॉन्ग ऐसे रोटेट होता रहेगा। हम इसको ऐसे, ये सिंगल बॉन्ड है, इसको ऐसे ऐसे घुमा सकते हैं इस तरीके से, राइट। आप इसको इस तरीके से भी घुमा सकते हो, आप दूसरा जो एक्सिस होगा ऐसे भी आप इसको घुमा सकते हो। तो इसमें क्या है, रोटेशन प्रेजेंट है। बॉन्ड यदि घूम पाएगा तो उसको क्या बोलते हैं, रोटेशन प्रेजेंट है। लेकिन रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन का मतलब क्या है, कि मॉलिक्यूल में जो कार्बन कार्बन बॉन्ड होगा उसको हम रोटेट ना कर पाए, ऐसा चाहिए हमें। जैसे हमने यदि बात की कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की, आप बोलोगे सर इसको भी हम रोटेट कर सकते हैं, है ना, इसको ऐसे आप बोलोगे कि ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। बट इसमें याद रखना, रोटेशन पॉसिबल नहीं है। कोई भी रोटेशन इसमें पॉसिबल नहीं है, राइट। क्यों नहीं है वो समझते हैं अभी हम। रूम टेम्परेचर पे हम इस मॉलिक्यूल को रोटेट नहीं कर सकते हैं, क्यों, वो समझना आप। देखो, क्या था अपने पास, कार्बन, एक तो सिंगल बॉन्ड कार्बन था, और दूसरा था पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड कैसे बनता है आप सबको पता है, साइड वाइज ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनता है। तो ये जो पी ऑर्बिटल हमने बना दिए, जब ये आपस में इस तरीके से साइड वाइज ओवरलैप कर लेंगे तब जाके बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड, राइट। अब यदि आप इसको रोटेट करना चाहोगे इस तरीके से, आप कैसे भी तरीके से, यदि आप इसको ऐसे रोटेट करोगे या फिर आप इसको ऐसे रोटेट करोगे तो क्या होगा, ये रोटेशन तभी होगा जब ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। यदि आप रोटेशन करोगे तो पाई बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, ट्विस्ट हो जाएगा मॉलिक्यूल, राइट। तो पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा रोटेशन करने पे। नॉर्मली रोटेशन पॉसिबल नहीं है। यदि करोगे, आप इसको एनर्जी देके रोटेशन कराते हो, तो उससे क्या होगा फिर, ये जो पाई बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा। तो हमने क्या कहा कि रोटेशन नहीं होना चाहिए। तो इस मॉलिक्यूल में रोटेशन नहीं है। तो पहली तो ये चीज होगी कि जहाँ पे आपको कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन मिलेगा, वहां पे आपको जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को मिलेगी। क्यों, क्योंकि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन जिसमें ये पाई बॉन्ड है उसमें रोटेशन पॉसिबल नहीं है। सिंगल बॉन्ड वाला तो आसानी से रोटेट होता रहेगा, है ना। तो डबल बॉन्ड वाले मॉलिक्यूल में रोटेशन नहीं होता है, एक तो ये ठीक है। दूसरा चीज देखो, यदि हम आपको ऐसे कोई साइक्लिक कंपाउंड दे दें, इसके साथ हमने ऐसे कुछ मॉलिक्यूल लगा दिए, तो आप देखो इसमें क्या रोटेशन पॉसिबल है, तो इसमें भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो बॉन्ड बने हैं वो बहुत ही, आप बोलोगे कि जो बॉन्ड यहाँ पे बना है उसको हम रोटेट नहीं कर सकते, रिंग फॉर्म में है, इस बॉन्ड को हम रोटेट नहीं कर सकते, तो इसमें भी रोटेशन नहीं है। तो अपने पास दो सिस्टम हो गए, एक तो क्या हो गया, डबल बॉन्ड सिस्टम, और एक हो गया साइक्लिक सिस्टम।
ये ऐसे सिस्टम में जिसमें क्या होगा, रोटेशन पॉसिबल नहीं होगा, तो इसमें आप देखोगे जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपको देखने को मिलेगी। बात समझ गए ना? क्या कंडीशन है कि रोटेशन नहीं होना चाहिए बॉन्ड का, उस मॉलिक्यूल का रोटेशन होना नहीं चाहिए बॉन्ड के लॉन्ग। तो आपने जब यहाँ पे देखा कि सिंगल बॉन्ड का तो रोटेशन हो जाता है, तो सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड में जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी। सेकंड हमने देखा डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड में रोटेशन नहीं हो सकता है। क्यों? यदि हम डबल बॉन्ड में रोटेशन करेंगे तो पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, इसलिए उसमें रोटेशन नहीं है, तो उसमें हो जाएगी जियोमेट्रिकल। देन साइक्लिक होने, साइक्लिक में देखोगे आप तो उसमें भी रोटेशन नहीं होगा, तो साइक्लिक कंपाउंड में भी हो जाएगी। अच्छा, हम ट्रिपल बॉन्ड की बात करें तो उसमें भी तो पाई बॉन्ड है ना, इसमें भी तो पाई बॉन्ड है, तो इसमें भी रोटेशन नहीं होगा। तो रोटेशन तो इसमें भी नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड वाले में भी रोटेशन नहीं है। तो क्या इसमें इसमें आप बोलोगे कि क्या इसमें ज्योमेट्रिकल पॉसिबल है आइसोमेरिज्म? आंसर होगा नहीं। ट्रिपल बॉन्ड वाले में क्यों नहीं होगा? क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड वाले मॉलिक्यूल सेकंड कंडीशन को फॉलो नहीं करते हैं। क्या है ये सेकंड कंडीशन? देखो समझना, कि टू एटम अटैच टू ईच कार्बन एटम मस्ट बी सेम इन ऑल द स्ट्रक्चर। जब हम कार्बन एटम के साथ दो एटम अटैच होने चाहिए हर कार्बन एटम के साथ, लेकिन इसमें तो एक ही एटम अटैच होगा, क्योंकि ऑलरेडी कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, जिसमें से 3 बॉन्ड तो कार्बन बना चुका है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो इसके साथ दो एटम अटैच नहीं होंगे, इसलिए इसमें भी आप बोलोगे जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। तो किस सिस्टम में आपको देखने को मिलेगी? एक तो साइक्लिक सिस्टम होगा, और दूसरा डबल बॉन्ड वाले सिस्टम में जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को आपको मिलेगी। ये बात समझ आई आपको? राइट। तो देखो, क्योंकि इसमें भी रोटेशन पॉसिबल नहीं है, इसमें भी रोटेशन पॉसिबल नहीं है, तो पाई वाला सिस्टम हो गया, और आपका हो गया कैसा, एक हो गया आपका साइक्लिक सिस्टम। लेकिन सिंगल बॉन्ड वाले में तो रोटेशन हो जाएगा। बात समझ गए ना कैसे? राइट। कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन में ओनली सिग्मा बॉन्ड है, आसानी से रोटेट होगा। लेकिन पाई बॉन्ड कैसे बनता है? साइड वाइज ओवरलैपिंग से। तो यदि आप उस जिसमें पाई बॉन्ड हो उस मॉलिक्यूल को रोटेट करोगे तो वो रोटेशन पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि रोटेट होगा तो मॉलिक्यूल का जो पाई बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा। राइट, इसलिए वो मॉलिक्यूल रोटेट नहीं करेगा, है ना। सो अब बात करते हैं इसमें इसके एग्जाम्पल की, है ना। तो पहली कंडीशन हमने क्या देखी, कि जो कंपाउंड होगा उसमें रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए, तो हमने डबल बॉन्ड वाला सिस्टम ले लिया। देन हमने यहाँ पे देखो दो एटम लगा दिए, सपोज एक्स और वाई। ऐसे ही यहाँ पे भी एक्स और वाई हमने लगा दिए। तो यहाँ पे दूसरी कंडीशन जो हमने देखी थी कि कार्बन एटम के साथ दो एटम अटैच होने चाहिए। तो ये वो एक्स और वाई क्या है? ये दो एटम है अपने। ठीक, ये दो क्या है अपने? वो एटम है। अब यहाँ पे एक चीज हमेशा ध्यान रखना, देखो दोनों कार्बन की तरफ से एक्स बाई ही है, तो ये जो दो एटम अटैच हैं वो भी सेम होने चाहिए, राइट। देन याद रखना कि एक्स और बाई कभी भी इक्वल नहीं होने चाहिए, राइट। मतलब यदि हम यहाँ पे ऐसा दे दें आपको, ठीक, यदि ऐसा दे देंगे हम, तो आप देखोगे इसमें एक्स और बाई, देखो यहाँ पे दोनों एक जैसे हो गए एच और एच, तो इसमें नो आइसोमर है ना, नो जियोमेट्रिकल आइसोमर। तो दूसरी कंडीशन ध्यान रखना कि दो एटम तो जुड़े होने चाहिए कार्बन के साथ, और दोनों ही एटम क्या होने चाहिए? दोनों कार्बन के साथ जो अटैच हैं वो आपस में सेम होंगे। लेकिन एटम जो कार्बन के साथ अटैच हैं वो सेम है, जैसे एक्स वाई इधर है तो एक्स वाई इधर होना चाहिए, राइट। लेकिन वो आपस में सेम नहीं होना चाहिए, एक्स नॉट इक्वल टू बाई। बात समझ ना। एक कार्बन के साथ हमने एक्स और वाई अटैच किया, तो दूसरे कार्बन के साथ भी एक्स वाई ही अटैच होना चाहिए। और फिर जो एक्स और वाई है ये आपस में सेम नहीं होने चाहिए, ये आपकी दूसरी कंडीशन है, राइट। तो अपने पास कितनी पॉसिबिलिटी है इसको शो करने की? देखो अपने पास दो पॉसिबिलिटी है। इसमें कितने आइसोमर बनेंगे वो आपको बताते हैं हम। देखो, अपने पास दो पॉसिबिलिटी है, एक तो यह है कि डबल बॉन्ड की एक साइड हम एक्स को ले लें और दूसरी साइड वाई को ले लें। और दूसरी पॉसिबिलिटी है कि डबल बॉन्ड के एक साइड में एक्स हो और दूसरी साइड में यहाँ पे बाई। तो आप यहाँ पे देखोगे, पहले में कहाँ है एक्स? डबल बॉन्ड के सेम साइड, और दूसरे में आप देखोगे डबल बॉन्ड के अपोजिट साइड। तो जब वो सेम साइड होगा तो उसको हम बोलते हैं क्या? सिस। और जब वो अपोजिट साइड है तो उसको हम नाम देते हैं ट्रांस आइसोमर। तो सिस कब बोलना है? जब जो सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड होंगे, गो।
राइट। है ना, जो ग्रुप यहाँ पे अटैच है, यदि वो सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड है तो उसको बोलोगे सिस। यदि वो आपके अपोजिट साइड अटैच है तो अपोजिट साइड में हम उसको बोलेंगे ट्रांस। यहाँ पे ऐसे लिख लेना, सेम ग्रुप अटैच्ड टू द सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड, राइट। यदि सेम साइड में अटैच है तो सिस बोलोगे, अपोजिट साइड में अटैच है तो ट्रांस। तो पहचान कैसे करोगे, याद रखना पहली कंडीशन है कि दोनों में जो ग्रुप अटैच होंगे, पहले तो क्या है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होनी चाहिए। तो डबल बॉन्ड वाला सिस्टम या फिर साइक्लिक सिस्टम होना चाहिए। दूसरा आप क्या देखोगे कि उसमें जो ग्रुप अटैच होंगे एक्स वाई जैसे हमने यहाँ पर लिए हैं, तो वो आपस में अलग अलग होने चाहिए। और ये दोनों कार्बन के साथ एक्स वाई ही अटैच होने चाहिए, राइट। ये कंडीशन हमें ध्यान रखनी है, ओके। अब समझते हैं इसके बारे में, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज को भी यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे इनकी स्टेबिलिटी देख लेते हैं पहले। तो जैसे हम आपको एक एग्जांपल देते हैं, ऐसे हम इसको बना देंगे। तो ऐसे बनेंगे मॉलिक्यूल, राइट। तो देखो डबल बॉन्ड के सेम साइड सेम ग्रुप अटैच है, CH3 CH3। तो इसको हम बोलेंगे सिस। और अपोजिट साइड आप देखोगे तो ऐसे बना सकते हो। ये देखो सेम ग्रुप कहाँ आ गए, डबल बॉन्ड के अपोजिट साइड, तो इसको हम बोलेंगे ट्रांस। अब इन दोनों में यदि हम बात करें किसकी, स्टेबिलिटी की, तो कौन सा स्टेबल होगा, तो समझना देखो कैसे समझेंगे हम इसको। देखो थोड़ा इसको ऐसे बना देते हैं, इसको ब्रेक करके बना देंगे तो आपको ये ज्यादा बेटर समझ आएगा कि क्यों कौन सा वाला स्टेबल होगा कौन सा नहीं होगा, ठीक है। यदि हम यहाँ पे बनाए तो ऐसे बनाओगे, ऐसे इसमें जो अटैच है। अच्छा, SC/H3 को हमने बॉन्ड बना के शो कर दिया। यहाँ पे क्या होगा, दोनों CH3 एक ही साइड है, और बॉन्ड में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। इन बॉन्डों में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ पे रिपल्सन क्या होगा, ज्यादा, सेम साइड है तो रिपल्सन ज्यादा होगा। यहाँ पे अपोजिट साइड है मतलब दूर दूर है तो रिपल्सन कम होगा। तो इसमें रिपल्सन ज्यादा है तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम। तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, ट्रांस की। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, देखो रिपल्सन मोर है। इस रिपल्सन को हम क्या बोलते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस। तो आप यहाँ पे ऐसा लिख सकते हो, यहाँ पे मोर स्टेरिक हिंड्रेंस है, राइट। इसीलिए क्या होगा, लेस स्टेबल। और इसमें लेस है क्योंकि दोनों जो बल्कि ग्रुप हैं, जैसे CH3 है, जो बड़े साइज की ग्रुप हैं, वो अपोजिट साइड लगे होंगे। अपोजिट साइड लगे होंगे तो रिपल्सन कम होगा। रिपल्सन कम होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो याद रखना, ट्रांस वाले की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है किससे, सिस वाले से। सिस वाला कब स्टेबल होगा, उसका भी एक एक्सेप्शनल पोजिशन सिचुएशन बनती है, जैसे कभी क्या होगा कि सिस वाले में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए, तो उस केस में फिर से स्टेबल हो जाता है। वो हम समझेंगे आने वाली क्लासेस में, राइट। तो एक तो आपका ये सिस्टम हो गया। तो दूसरा एग्जाम्पल आप ऐसे ले सकते हो, दोस्तों साइक्लिक वाले में कैसे बनाओगे GI, उसका भी हम आपको एक एग्जाम्पल शो कर देते हैं दूसरा। जैसे अपने पास कुछ ऐसा मॉलिक्यूल आ गया, ठीक है। तो इसके GI कैसे बनाओगे आप, देखो वो भी समझना। अपने पास फिर से दो पॉसिबिलिटी हैं कि हम ऐसे बना सकते हैं। एक बार में दोनों को एबव दी प्लेन दिखा दो। ये जो सॉलिड लाइन हमने बना दी है, क्या दिखा रहा है, बेज लाइन एबव दी प्लेन, दोनों प्लेन के ऊपर की तरफ है तो सिस हो गया। और दूसरा क्या बना सकते थे आप, ट्रांस कैसे बनाओगे, एक एबव है और दूसरा आपका बिलो। डस्ट लाइन को क्या बोलते हैं, बिलो दी प्लेन, राइट। तो जब दोनों सेम साइड है ना, दोनों बेज लाइन पे जुड़े हैं तो इसको आप बोलोगे सिस। और एक एक ऊपर है एक नीचे तो इसको हम बोलेंगे ट्रांस। तो इस तरीके से साइक्लिक सिस्टम में भी आपके GI बनते हैं, सेसोट्रांस इसमें भी बनते हैं, राइट। अब ये देखो, ये साइक्लोहेक्सेन है, इसके कन्फर्मेशन बनते हैं। तो इसमें स्टेबिलिटी हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि हमेशा ट्रांस से ज्यादा होगा कि सेस, नहीं। इसके स्टेबिलिटी के लिए हम चेयर फॉर्म बना के देखते हैं। तो वो हम आने वाली क्लासेस में समझेंगे। लेकिन एल्कीन वाला सिस्टम यदि अपने पास है तो उसमें आप ध्यान रखना कि ट्रांस वाला ज्यादा स्टेबल होगा किससे, सिस वाले से। क्योंकि सिस वाले में रिपल्सन ज्यादा होगा कंपेयर टू ट्रांस, राइट।
तो इस वजह से आपका ट्रांस वाला ज़्यादा स्टेबल होगा सिस से। लेकिन यदि हम बात करें साइक्लिक सिस्टम की, तो उसमें सिस ट्रांस ऐसे बनेंगे। स्टेबिलिटी के लिए हम क्या देखेंगे वो हम बताएंगे आपको आने वाली क्लासेस में, राइट। तो ये तो क्लियर हो गया कि दो सिस्टम में जीआई बनेंगे, एक तो आपका एल्किन वाला सिस्टम और एक हो जाएगा साइक्लिक सिस्टम। दूसरी कंडीशन ध्यान रखना कि जो कार्बन के साथ ग्रुप लगे होंगे वो आपस में सेम नहीं होंगे, लेकिन दोनों कार्बन के साथ जो ग्रुप लगे होंगे वो सेम होंगे। एक कार्बन के साथ जो भी ग्रुप लगे होंगे वही ग्रुप लगे होंगे दूसरे कार्बन के साइड, तभी हम उसमें सिस्ट्रांस बता पाएंगे, राइट। समझ आया ना। तो ये तो थी जीआई की बात। अब हम चलते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के पास क्विकली। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं समझना है यहाँ पे। तो इसमें देखो दो चीज होती है, पहले होती है कायरल सेंटर। कायरल सेंटर का मतलब क्या है, आप देखोगे जैसे हमने आपको कोई कंपाउंड दे दिया, ये हाइड्रोकार्बन दे दिया, जैसे एक एच लगा दिया, एक CH3 लगा दिया, एक सपोज OH लगा दिया, और एक यहाँ पे हमने Cl लगा दिया। तो आप यहाँ पे देखोगे ये जो कार्बन है ये चारों अलग अलग ग्रुप से जुड़ा हुआ है, एक CH3 है, एक OH है, एक Cl। चारों ग्रुप कैसे हैं, अलग अलग, तो इसको हम बोलते हैं कायरल। स्टार लगा के दिखाते हैं। इस कार्बन को हम क्या बोल देंगे, कायरल सेंटर। ठीक, इसको हम क्या बोलेंगे, कायरल सेंटर। तो समझना कायरल सेंटर क्या होता है। डेफिनेशन आपको दिया हमने, कंपाउंड्स इन विच एन एटम हैज all the four groups are different is said to have chirality, and this center is said to be a chiral or asymmetric center और stereogenic center। तो इसको हम chiral center बोलते हैं, asymmetric center भी बोलते हैं, या फिर stereogenic center भी इसको हम बोलते हैं, राइट। तो बात समझ आई ना। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें कायरल सेंटर होगा वो अपना कैसा होगा, ऑप्टिकली एक्टिव। दैट मीन्स वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा। तो कौन से कंपाउंड दिखाएंगे, जिसमें कायरल सेंटर हो। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि कायरल सेंटर है तो हमेशा वो ऑप्टिकली एक्टिव हो। तो हम कैसे फिर पता करेंगे कि वो मॉलिक्यूल कायरल है, या फिर आप बोलोगे कि वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा। तो उसके लिए हम चेक करते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्या चेक करते हैं हम, प्लेन ऑफ सिमेट्री। यदि मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री है, याद रखना, इफ POS प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट, दैट मीन्स उसका मतलब क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक। एंड इफ POS, POS से क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री को हमने शॉर्ट में लिखा है, ठीक है। इफ प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट, उसका मतलब है वो ऑप्टिकली कैसा हो जाएगा, एक्टिव। ठीक है ना। तो हमें कायरल सेंटर तो एक हो गया कि हाँ यदि कायरल सेंटर है तो ऑप्टिकली एक्टिव, लेकिन हमेशा नहीं होता है। तो उसका जो सबसे बढ़िया तरीका है जिससे हम एक्चुअली कंप्लीटली पता कर पाएंगे कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं, वो कौन सा तरीका है, प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करना। प्लेन ऑफ सिमेट्री होती क्या है पहले वो समझ लेते हैं, फिर देखते हैं कि कैसे हम पता करेंगे। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री यदि है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, डेट मीन्स वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएगा। और यदि प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है तो उसका मतलब क्या होगा कि वो आपका कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा, दैट मीन्स वो आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा। ठीक। तो पहले समझते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब। देखो जैसे हमने आपको यहाँ पे एक मॉलिक्यूल बना दिया, फॉर एग्जांपल आप जैसे लिख सकते हो यहाँ पे हमने दे दिया BF3। ये मॉलिक्यूल हमने बना दिया। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या होता है कि इस मॉलिक्यूल को हम दो हिस्सों में काट दें, कोई ऐसा प्लेन इसमें से पास कर दें जो क्या करेगा, इस मॉलिक्यूल को दो बराबर भागों में काट देगा। जैसे लगेगा जैसे एक साइड और दूसरी साइड वो क्या है, आपस में मिरर इमेजेस हैं। कैसे हैं वो, मिरर इमेजेस। जैसे इसको यदि हम यहाँ बीच से कट कर दें तो होगा क्या, देखो जो बोरॉन और एक फ्लोरीन है ये तो आपस में हाफ हाफ हो जाएगा, और ये जो फ्लोरीन है और ये जो फ्लोरीन है ये आपस में रिफ्लेक्ट कर जाएंगे, है ना। मिरर इमेज बन जाएगी इनकी। तो बात समझ गए ना। तो यदि इस तरीके से हम किसी मॉलिक्यूल को कट कर पाए दो हिस्सों में, तो उसमें क्या होगी, हम बोलेंगे कि उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। यदि इस तरीके से हम मॉलिक्यूल को दो बराबर भागों में कट नहीं कर पाए तो उसमें बोलोगे कि प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है, राइट। तो वो आपको इमेजिनेशन करने से पता चलेगा कि उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है, राइट। जैसे इसमें BF3 मॉलिक्यूल में है प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो यदि मॉलिक्यूल प्लेनर होता है तो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, अब ये तो प्लेनर ही है तो उसमें होगी। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री हमें चेक कर लेनी है, राइट। यदि प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, यदि नहीं है तो ऑप्टिकली एक्टिव आप उसको बोल दोगे। अभी हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल से समझते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखते हैं। अच्छा पहले ये समझ लेते हैं कि यदि वो ऑप्टिकली एक्टिव है तो किस टाइप से वो आइसोमर होगा। तो देखते हैं।
तो ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब क्या है? कंपाउंड दैट रोटेट प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट आइदर टुवर्ड्स राइट और राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। देखो समझना, कुछ ऐसा होता है जैसे यहाँ पे बनाते हैं। देखो अपने पास जो नॉर्मल लाइट होती है उसमें क्या होता है, जो रोटेशन होता है वो हर डायरेक्शन में होते हैं, सभी डायरेक्शन में उसके ऑसिलेशन होते हैं। अब हमने क्या किया, इस नॉर्मल लाइट को हम पास करेंगे किस में से, एक प्रिज्म ले लेते हैं, ठीक है। एक क्या लेते हैं हम, प्रिज्म, जिसको हम बोलते हैं निकोल प्रिज्म। क्या बोलते हैं उसको हम? निकोल प्रिज्म हम बोलते हैं। ऐसे आप इसको ले लो, ये अपने सपोज क्या है ये, निकोल प्रिज्म इसको बोलते हैं, नाम याद रखना। इसका काम क्या होता है कि जो अभी लाइट हमने यहाँ पे पास की इसमें से, जो कि कैसी थी आपकी, नॉर्मल लाइट होती है, ठीक। इसके ऑसिलेशन सारे प्लेन्स में थे। जैसे ही हमने इसको किस में से पास किया, निकोल प्रिज्म में से इसको हम पास करेंगे, तो जो लाइट निकल के आएगी वो कैसे हो जाएगी, पीपीएल। प्लेन पॉलीगाइड लाइट क्या होती है, जिसके ऑसिलेशन एक ही प्लेन में होते हैं। इस तरीके से इसके ऑसिलेशन होते हैं एक ही प्लेन में। तो ये अपनी क्या होगी, पीपीएल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब हम क्या करेंगे, इस लाइट को सैंपल में से पास करेंगे। सपोज हमने यहाँ पे अपना सैंपल रखा हुआ है इसमें, है ना, ऐसे बना देते हैं। तो वेट, तो ये अपनी मान लो यहाँ पे हमने क्या रख दिया, सैंपल। सैंपल मतलब वो कंपाउंड जिसमें हमें देखना है कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है। तो यहाँ पे वो हमने सब्सटेंस ले लिया, ठीक है। यहाँ पे अपना क्या आ गया, ये सैंपल। अब जैसे ये लाइट इस सैंपल में से निकलेगी, तो हम उसको ऑब्जर्व करेंगे। जैसे ये लाइट निकल के आएगी, उसको यहाँ से हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, ठीक। इसको हम ऑब्जर्व करेंगे। अब होगा क्या, जो देखो नॉर्मल लाइट थी तो उसको हमने निकोल प्रिज्म में से निकाल के कैसा बना लिया, पीपीएल बना लिया, मतलब प्लेन पोलराइज्ड लाइट। पीपीएल क्या है, जिसके ऑसिलेशन एक ही प्लेन में होते हैं। हुआ क्या देखो, जैसे इस पीपीएल को हम अभी ऑब्जर्व करेंगे तो होगा क्या, यदि ये कंपाउंड अपना ऑप्टिकली एक्टिव है, जो सैंपल हमने रखा है, यदि वो ऑप्टिकली एक्टिव है तो क्या होगा, वो इस लाइट को रोटेट कर देगा। जैसे मान लो अभी ये थोड़ी सी किसी एंगल से रोटेट हो गई, इस तरीके से क्या हो गई, रोटेट हो गई। अब यदि आप देखोगे तो ये किस तरफ को रोटेट हो गई, राइट साइड को, उधर को झुक गई है ना, राइट साइड को। तो ये रोटेशन जो होता है ना, यदि ये पीपीएल को रोटेट कर देता है तो उसका मतलब वो कैसा है, ऑप्टिकली एक्टिव। अब रोटेट भी वो दो तरीके से कर सकता था, या तो राइट हैंड साइड की डायरेक्शन में या लेफ्ट हैंड साइड की डायरेक्शन में। तो देखो ये ध्यान रखना, जब ये रोटेशन आपका क्लॉकवाइज होता है, ठीक, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है, जिसको हम बोलते हैं राइट हैंड साइड, है ना, और दूसरा हो सकता था एंटी क्लॉकवाइज। ये जो लाइट का रोटेशन है जो हम ऑब्जर्व करेंगे एक्सपेरिमेंटली, दो तरीके से हो सकता था, एक तो क्लॉकवाइज और दूसरा आपका हो सकता था एंटी क्लॉकवाइज। यदि वो आपका क्लॉकवाइज होता है तो उसको हम बोलते हैं डी आइसोमर, डेस्ट्रो रोटेटरी। क्या नाम देते हैं इसको हम, डेस्ट्रो रोटेटरी। क्योंकि ये जो डेस्ट्रो वर्ड है ना, ये इस लैटिन वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है, राइट हैंड साइड, है ना, राइट साइड में घूमना या क्लॉकवाइज घूमना। तो इसको बोलते हैं डेस्ट्रो रोटेटरी। और शो कैसे करते हैं, स्मॉल डी से। यदि एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा वो तो उसको बोलते हैं लीवो रोटेटरी। इसका मतलब क्या होता है, लीवो रोटेटरी का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, या फिर आप बोल सकते हो लेफ्ट हैंड साइड उसका रोटेशन होना। इसको हम कैसे शो करते हैं, इसको हम शो करते हैं स्मॉल एल से, तो ये एल आइसोमर हो जाता है। तो डी और एल आइसोमर होते हैं, याद रखना। ये एक्सपेरिमेंटली हम ऑब्जर्व करते हैं, इसको हम थ्योरेटिकली नहीं बता पाएंगे कि वो जो कंपाउंड है जो ऑप्टिकल आइसोमर आइसोमेरिज्म दिखाएगा वो डी होगा कि एल होगा, उसको हम देख के नहीं बता सकते। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रोटेशन देखना पड़ेगा। वैसे ये आपका जो इंस्ट्रूमेंटेशन हमने यहाँ पे शो किया है, ये तो बहुत ओल्ड है, अभी तो डिजिटल आ गया है अब। जो इस इंस्ट्रूमेंट को हम क्या बोलते हैं, पॉलीराइमीटर, जिसमें हम देखते हैं कि कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है, पॉलीराइमीटर।
जिसमें रोटेशन शो होगा, पता चलेगा कि पॉले वो जो सब्सटेंस है वो ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव। वो पॉलीगाईमीटर में हम चेक करते हैं। तो पॉलीगाईमीटर उसका नाम होता है, ध्यान रखना। अभी तो डिजिटल आ गया है, मतलब आपको इस तरीके से देखना नहीं पड़ेगा। उसमें अलग से रोटेशन आ जाएगा, है ना, डिजिटल में लिखा आ जाएगा कि कितना एंगल वो रोटेट किया है, पॉजिटिव में है कि नेगेटिव में। दैट मीन्स क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। हाँ, तो वो हम देख के पता चल जाता है। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव। यदि स्ट्रक्चर के बने तो थ्योरेटिकली हम कैसे निकालेंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करके। जैसे आपको एक एग्जांपल देते हैं यहाँ पे। जैसे हमारे पास देखो, सपोज अपने पास कहीं, देखो आप कोई सा भी एग्जांपल ले सकते हो। जैसे एक हमने ये दे दिया। इस लाइन का मतलब क्या है, इस बेज लाइन का मतलब है एबव द प्लेन। यहाँ पे लिख देते हैं, देखो इस बेज लाइन का मतलब होता है एबव द प्लेन। ये थ्री डी में दिखाने का तरीका है, जब हम टू डी में ड्रॉ करते हैं। लेकिन रियलिटी में मॉलिक्यूल थ्री डी में होता है, तो उसको दिखाने के तरीके होते हैं। एबव द प्लेन को बेज लाइन से दिखाते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, बेज। ठीक। और जो बिलो द प्लेन होता है उसको हम दिखाते हैं डैश लाइन से। इसको हम किससे इसका ना, इसको क्या बोलते हैं हम, डैश लाइन। ठीक। इस तरीके से बिलो दी प्लेन मतलब यदि ये अपना प्लेन है तो प्लेन से ऊपर तो भेज दे, उसको हम एबव दी प्लेन बोलेंगे। और प्लेन से नीचे उसको हम बोलेंगे बिलो दी प्लेन। राइट, इस तरीके से। तो ऐसे हमने इसमें दिखा दिया, एक एबव, दोनों एबव दी प्लेन है। दूसरा हम इसको ऐसे बना सकते थे, एक एबव दी प्लेन ले सकते थे, एक बिलो दी प्लेन ले सकते थे। और आपसे इसमें से पूछा जाए कि कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव है, तो देखो इसमें तो हम इसको ऐसे बीच से कट कर देंगे। जैसे आप इसको कट करोगे तो होगा क्या, ए और ए आपस में रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, मतलब इन दोनों की इमेज बन जाएगी। और एक कार्बन इन दोनों की इमेज बन जाएगी। मॉलिक्यूल दो भागों में डिवाइड हो जाएगा, एक एक जैसा होगा दोनों साइड। राइट, ये तो बिल्कुल सही है। दोनों में दोनों साइड एक जैसा कट हो जाएगा। राइट, तो ये तो सही है। लेकिन यदि हम इसको डिवाइड करेंगे, इसको इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री पास करेंगे, ये क्या है, अपनी पीओएस है। ठीक है। इसमें यदि हम ऐसे पीओएस पास करें तो क्या इस मॉलिक्यूल को कट कर सकते हैं। देखने से आपको लगेगा कि इसमें भी होगा, लेकिन यहाँ पे देखो, ACH3 कहाँ है, एबव है, और ACH3 कहाँ है, बिलो, मतलब ऐसा कुछ है। जैसे अपने पास मॉलिक्यूल था, तो कुछ ऐसा है, इस कार्बन पे CH3 ऊपर की तरफ है, और यहाँ पे CH3 नीचे की तरफ है। तो यदि आप इसमें प्लेन पास करोगे तो कैसे रिफ्लेक्ट होंगे, क्या CH3 नहीं होंगे, ये दोनों CH3 रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। ये एबव है और ये कहाँ पे है, ये बिलो है। तो दोनों में ही आप देखोगे रिफ्लेक्शन नहीं होगा, तो ये दोनों क्या होगा, इसमें हम बोलेंगे कि प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या हो जाएगी, एब्सेंट हो जाएगी। और यदि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है तो ये कैसा हो जाएगा, मॉलिक्यूल ये आपका ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। और ऊपर वाला आपका क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो बात समझ आई ना, हम कैसे चेक करेंगे कि ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव। हम उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री पास करके देखेंगे। आपको थोड़ी इमेजिनेशन में करना है, ये मॉलिक्यूल इमेजिनेशन में बनाओगे एंड देखोगे कि उसमें पास होगा कि नहीं, है ना। तो यदि प्लेन ऑफ सिमेट्री यदि है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, नहीं है तो ऑप्टिकली एक्टिव। अब जब वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होता है तो उसमें फिर आइसोमर्स बनते हैं। कौन कौन से बनते हैं, कैसे बनते हैं, वो सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। जैसे एनेंशियोमर क्या होता है, डाइस्टेरियोमर्स क्या होते हैं, मीजो आइसोमर्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, है ना। और उसकी हम कैसे उनको पहचान करेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो एनेंशियोमर हैं कि डाइस्टेरियोमर, वो सारी चीजें हम आने वाले क्लासेस में देखेंगे। अभी ये बेसिक आइडिया हमने आपको दे दिया कि ऑप्टिकल आइसोमर होते क्या हैं, है ना, और किस तरीके से हम उनको पता करते हैं। राइट, और क्या होते हैं जियोमेट्रिकल आइसोमर, और कैसे हम ड्रॉ करते हैं, वो हमने आपको बेसिक आइडिया दे दिया। तो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आई होप कि आपको ये क्लियर होगा। यदि आपको सेशन समझ आया है, अच्छा लगा है, तो सेशन को लाइक कर देना और शेयर और सब्सक्राइब भी कर लेना। राइट, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप सो ऑल क्लियर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग ऑल ऑफ यू। राइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। राइट, सो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, देखेंगे कि कैसे हम पता करेंगे कि वो एनेंशियोमर्स हैं कि डायस्टेरियोमर्स हैं कि मीजोमर्स हैं। राइट, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।